केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करने का। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। यहां टीपू सुल्तान पर जारी जंग में नया अध्याय अब जुड़ गया है। जब मालेगांव के बाद अकोला नगर पालिका के सभागार में टीपू सुल्तान के पोस्टर सामने आए। बीजेपी और शिवसेना के बवाल पर सभागार से टीपू सुल्तान का पोस्टर हटा दिया गया। लेकिन सुल्तान के नाम पर तुष्टीकरण की सियासत का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। रिपोर्ट में समझाता है आपको पूरा मामला और किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। टीपू सुल्तान के नाम पर तुष्टीकरण कर रही कांग्रेस और एआईएमआईएम पर बीजेपी हमलावर है। मालेगांव के बाद अब टीपू सुल्तान विवाद की आग महाराष्ट्र के अकोला में फैल गई। अकोला महानगर पालिका के सभागार में टीपू सुल्तान का पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलकर हंगामा कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को हटाकर वहां धर्मवीर संभाजी महाराज नाम का नया बोर्ड भी टांग दिया और ये ऐलान कर दिया कि अब उस सभागार को संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। धरती छत्रपति की भूमि है। यहाँ पे हर एक के हृदय में, दिलों में छत्रपति का वास है। जो लोगों ने आत्म बलिदान देके इस धरती का रक्षण किया, वो नाम हमने आज सभागृह नेता के कार्यालय पे लगाया है। बाजू में टीपू सुल्तान का एक सभागृह के इसमें नाम लिखा हुआ है। वो महाराष्ट्र की कोई आराध्य दैवत नहीं है, पर आने वाले समय में उसके भी हम सोचेंगे, अगर उसका निर्णय कुछ आया, प्रश्न उठे सभागृह के अंदर, तो उसका भी नाम चेंज किया जाएगा। इस विवाद में पड़ोसी राज्य तेलंगाना के विधायक और हिंदूवादी नेता टी राजा की भी एंट्री हो गई। राजा ने टीपू को सुल्तान के बजाय शैतान कहकर इस बहस को नए स्तर पर पहुंचा दिया। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। वो टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है मेरे मित्रों। यानी बचपन से टीपू सुल्तान को एक हीरो बताने का प्रयत्न किया गया, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आज टीपू सुल्तान नहीं, वो टीपू शैतान है। आज का हिंदू जान चुका है, आज का हिंदू समझ चुका है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस का यही टीपू सुल्तान प्रेम मालेगांव की डिप्टी मेयर की हिम्मत बढ़ा रहा है। मालेगांव में एसपी की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने ही सबसे पहले अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर इस विवाद को हवा दी थी, जिसमें अब पूरा महाराष्ट्र झुलसता दिख रहा है। हालांकि उनके दफ्तर में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि वो फिर से टीपू सुल्तान की तस्वीर लगवाएंगे। क्यों निकाला जाए फोटो? वो कोई आतंकवादी थे, वो एक शासक थे, अच्छे शासक थे। कोई हमको डराए, हमारे संविधान पर हमला करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऑफिस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होने वाली है, अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, होने वाला है, तो उस वक्त फ़ोटो की टूट फूट ना हो, इसलिए उसको निकाला जाएगा। और निकाले जाने के बाद अब जो फ़ोटो लगेंगे, सबसे अहम बात यह है कि हम लोहियावादी, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले समाजवादी लोग हैं। हम हमारी विचारधारा के हिसाब से हम हर वो फ़ोटो लगाएंगे जो हमारी विचारधारा। इस बीच पुणे में भी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर हंगामा मच गया। वहाँ कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर के सामने टीपू सुल्तान के समर्थन में नारेबाजी की। सर्दियां खत्म होते होते टीपू सुल्तान के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इस आग की तपिश अब हैदराबाद तक भी पहुंच चुकी है। भाईजान की पार्टी और खुद ओवैसी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर पहले से ही मुखर है और अब
सियासी फसल काटने के लिए राजनीतिक दल इतिहास के किरदारों के कंधों का सहारा ले रहे हैं। टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाना और उनके चरित्र का महिमा मंडन करना विपक्ष की इसी रणनीति का हिस्सा है। मुसलमान वोट पाने की लड़ाई में कांग्रेस और AIMIM एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी और शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा उठाकर विपक्ष के खेल का रंग फीका कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र से ही आई एक और चौंकाने वाली खबर की। महाराष्ट्र की सरकार और जनता जब डिप्टी CM के निधन के शोक में डूबी थी, तो कुछ लोग वहां 3 दिन के अंदर राज्य के 75 स्कूलों का अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा दिलवाकर करोड़ों का खेल कर रहे थे। लेकिन अब उनकी कलई खुल चुकी है। पूरा मामला क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सरकार और जनता जब डिप्टी CM के निधन के शोक में डूबी थी, तब कुछ लोगों ने वहां 3 दिन के अंदर राज्य के 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा दिलवाकर करोड़ों के गबन की पटकथा तैयार कर ली। राजकीय शोक के वक्त किसी भी तरह के सरकारी आदेश जारी नहीं किए जाते, लेकिन भ्रष्टाचारी दीमकों ने इसी का फायदा उठाया और सरकार की नाक के नीचे दस्तखत करवा लिए। लेकिन अब उनकी कलई खुल गई। हुआ यूं कि अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूल का दर्जा दिलवा लिया। यह आयोग अजीत पवार के अंडर आता था और कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक ये फाइलें उन्हीं के आयोग में अटकी हुई थी। इनमें पहले स्कूल की फाइल तो उसी दिन साइन हुई जिस दिन अजीत पवार की मौत हुई थी, और फिर 3 दिन के अंदर अंदर 75 स्कूलों को धड़ल्ले से अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता दे दी गई। और वो भी तब जब महाराष्ट्र में राजकीय शोक घोषित था, यानी इस दौरान सरकार का कामकाज करीब करीब ठप रहता है और वो कोई नए ऑर्डर पास नहीं करती। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने अजीत पवार के डिपार्टमेंट से ही फाइलें पास करवा ली। इस घटना का पता चलने के बाद महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने उन स्कूलों की जांच भी करवाई जिन्हें हाल ही में अल्पसंख्यक स्कूल की मान्यता मिली थी। जांच के बाद जो दावा उन्होंने किया, उससे सारी पिक्चर क्लियर हो गई। इन भ्रष्टाचारियों को कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैसा चाहिए रहता है। हम पिछले 6 महीने से अल्पसंख्यकों की जितनी भी स्कूल है उसकी जांच करें, क्योंकि इसमें से क्या है 95% स्कूलें जो महाराष्ट्र में वो पूरी की पूरी बोगस है। वहाँ ना बच्चों की पढ़ाई होती है, ना वहाँ का बच्चा डॉक्टर बनता है, ना वहाँ का बच्चा इंजीनियर बनता है, ना वहाँ का बच्चा बिजनेसमैन बनता है। अगर आप ये देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में तो ये इन स्कूलों के ये हालात है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल प्रभाव से इन स्कूलों की अल्पसंख्यक मान्यता पर रोक लगा दी। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने आशंका जताई कि एक बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। इसमें 5 से 6 हजार लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से SIT जांच की मांग की, ताकि अल्पसंख्यकों के नाम पर जनता के पैसों की लूट मचाने वाले इन दीमकों पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस रणनीतिक साझेदारी की करेंगे जिस पर आज दुनिया भर की निगाहें थी। भारत दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से गले लगाकर दोस्ती का सबूत दिया। मोदी मैक्रों ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच बरसों से चली आ रही दोस्ती अब पार्टनरशिप में तब्दील होगी। राफेल खरीदने वाला भारत अब फ्रांस को रक्षा उपकरण बेचेगा भी, यानी दुनिया के हर मंच पर आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने लगी है। इसी पे हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कहते हैं दोस्ती हमेशा बराबर के लोगों में होती है। मुंबई से आई ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों के बराबर का कद रखता है। भारत पड़ोसी मुल्कों की तरह दुनिया भर से मदद की भीख नहीं मांगता, बल्कि मजबूत दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठकर दुनिया बदलने वाली डील करता है। मुंबई दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया कि भारत और फ्रांस अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है।
मतलब दोनों देश मिलकर ऐसे फैसले लेंगे जिन पर दुनिया का भविष्य टिका होगा। भारत और फ्रांस के बीच जिन बातों पर सहमति बनी, उसने दुनिया भर को एक मैसेज दे दिया कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि हथियार बेचने वाला देश भी है। भारत और फ्रांस रक्षा उपकरणों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। भारत की तैयारी फ्रांस में 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की है। ये डील करीब 3.25 लाख करोड़ की आंकी जा रही है। इसके बदले में फ्रांस भी भारतीय हथियारों को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फ्रांस ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। ये भारत में बना सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है। पिनाका का सीधा मुकाबला अमेरिकी हिमार्स और रूसी टोरंटो S जैसे एडवांस सिस्टम से है। भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया कि फ्रांस सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। फ्रांस के साथ हुई इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत के विजन पर खासा जोर रहा। भारत लंबे वक्त से रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम करता जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत ने मजबूत साझेदारी से अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ताकतवर बनाया है और अब यही काम वो राफेल फाइटर जेट के साथ भी करने जा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि वो राफेल का सिर्फ खरीदार ही नहीं रहेगा, बल्कि उसका मैन्युफैक्चर भी बनेगा। I want to say that it has 3-4 elements that were never available for us in the past. First, for the first time, Rafale aircraft will be manufactured outside France with significant levels of localization. We are seeking a minimum of 40 to 50%. I think they've already offered something close to 40%, but our intent is to take it to as close to 50 plus as possible, and we are confident that we can negotiate that. So first time Make in India Rafale outside France, backed up by a government-to-government agreement, no intermediaries, no full transparency in the project itself. So Make in India, G2G, significant levels of localization, full authority to integrate Indian weapons and Indian systems. These are the sort of highlights of this program. इसके अलावा पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि भारत में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम हेलीकॉप्टर का निर्माण भी करेगा। यानी दुनिया में पहले सिर्फ सुना था, लेकिन अब देख रही है कि भारत अपने न्यू नॉर्मल सेट कर रहा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये नया इंडिया मजबूत देशों के लिए पक्का दोस्त बनता जा रहा है। ऐसा दोस्त जिस पर यूरोप को भरोसा है, ऐसा दोस्त जो रूस का सच्चा साथी है, और ऐसा दोस्त जिस पर अब फ्रांस को भी अटूट विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर जम्मू से है। जम्मू के आरएसपुरा स्थित बाल सुधार केंद्र से फरार हुए 2 पाकिस्तानी कैदियों समेत कुल 3 आरोपियों का मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि नाबालिगों ने भागने के दौरान फायरिंग भी की थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए डीजीपी ने यहां तैनात 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जम्मू में बाल सुधार गृह में फिल्मी अंदाज में भागे 3 खूंखार कैदियों में से 2 कैदियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा कैदी अभी भी फरार है। दोनों पाक कैदियों को पुलिस ने पंजाब से पकड़ा है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के आरएसपुरा जुवेनाइल होम से भागे दोनों पाकिस्तानी कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह और एहसान कल देर शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर एक गैंगस्टर गुग्गा के साथ हमला कर फरार हो गए थे। इन्होंने भागने से पहले गुग्गा की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसमें एसपीओ विनय और उसके साथ साथ हेड कांस्टेबल प्रवीण घायल हुए थे। ये भागकर पंजाब पहुंचे थे, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ एक साझा अभियान में इन्हें गिरफ्तार किया। तारीख 16 फरवरी, समय शाम के 5 बजे, स्थान जम्मू का आरएसपुरा बाल सुधार गृह। आपको बता दें कि 16 फरवरी को शाम 5 बजे बाल सुधार गृह के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। अंदर बंद 3 कैदियों ने मौके का फायदा उठाते हुए वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद 3 कैदी दीवार फांदकर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि कैदियों ने भागने के दौरान फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए डीजीपी ने यहां तैनात 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जम्मू पुलिस के अनुसार फरार हुए तीनों कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। पहला कैदी एहसान अनवर है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। दूसरा कैदी मुजफ्फराबाद का मोहम्मद सनाउल्लाह है, जबकि तीसरा कैदी करणजीत सिंह उर्फ गोगा बताया जा रहा है, जो आरएसपुरा के दबलेहर इलाके का रहने वाला है और खौफ गैंग का मेंबर है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों एक मामले में जुवेनाइल होम में बंद थे। तीनों कैदियों के फरार होने के बाद गोगा की मां भी लापता बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गोगा के साथ साथ उसकी मां की भी तलाश की जा रही है। वहीं पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है। आपको बता दें कि फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था। पुलिस की लगातार तलाशी और छापेमारी के बाद पाक के 2 कैदी अनवर और सनाउल्लाह पकड़े गए थे। कैदियों के फरार होने की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 22 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि शाम करीब 5:15 पर 2 नाबालिग झगड़ा कर रहे हैं। बाल सुधार गृह के 2 कर्मचारी पास में ही खड़े उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं। तभी कैप पहना हुआ कैदी पीछे से आता है और कर्मचारी के सर पर फायर कर देता है। फायर होते ही दोनों कर्मचारी पीछे हटते हैं। फायर करने वाला कैदी फिर से गन लोड करता है और दूसरा फायर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फायर नहीं होता। कैप पहना लड़का और सफेद जैकेट पहना लड़का कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद 3 नाबालिग सेंटर से भाग निकलते हैं। पुलिस ने फरार 3 कैदियों में से 2 को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सख्त सुरक्षा के बीच 3 कैदियों का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बाल सुधार गृह की सुरक्षा में चूक का ये मामला केवल लापरवाही तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल है कि कड़ी निगरानी वाले परिसर के भीतर तेजधार हथियार कैसे पहुंचे? क्या कैदियों को भगाने में किसी पुलिस वाले ने ही मदद की? तीनों खूंखार कैदी थे तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक भाई बहन की रील की सनक में एक बेकसूर लड़के की जान चली गई। बीच सड़क पर एसयूवी चलाते हुए लड़का रील बना रहा था। इसी दौरान बाइक सवार से टक्कर हो गई और उसकी मौत हो गई। बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से पता चला कि एसयूवी चला रहा लड़का नाबालिग है और अब जिस बच्चे की जान चली गई उसकी मां न्याय की गुहार लगा रही है। देखिए। प्यारा बच्चा। सड़क पर गिरी ये बाइक चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ इंसान सस्ता है और रसूख महंगा। दिल्ली के द्वारिका में बीच सड़क पर जब साहिल का खून बहा तो सिर्फ एक शरीर शांत नहीं हुआ, बल्कि एक पूरे परिवार की उम्मीदें दम तोड़ गई। फिर मैं भागी हुई ऐसी गाड़ी लेके मेरे बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था। ये साहिल की मौत नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी है, जो दिल्ली के सड़कों पर होने वाली हर मौत के बाद नजर आती है। ज्यादातर पुलिस फोर्स जो है वो यही सबमिट में वहाँ पे बिजी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर वहाँ पे बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में उथल पुथल हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी होता रहेगा। दिस इज नॉट डन। एक रईसजादे की तेज रफ्तार एसयूवी ने 23 साल के एक होनहार युवक की जिंदगी और उसके तमाम सपनों को एक पल में कुचल दिया। इसके साथ ही कुचल दी गई एक माँ की ममता और उसके जीवन भर के अरमान। मैं अस्पताल गई, मैंने वहां पे 4 घंटे बॉडी मांगी,
ये लोग अपनी पर्चियां बनाते रहे, खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि वो द स्पॉट डेड है। साहिल तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद मां ने जो सवाल उठाए हैं और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, वो हमारे नकारे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। एफआईआर कॉपी में आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई, लेकिन बाद में सामने आया कि आरोपी की उम्र महज 17 साल है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। वही 3 फरवरी को हुए इस हादसे का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि एक नाबालिग तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार चलाते हुए रील बना रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी चला रहा लड़का स्टंट कर रहा था और उसके साथ बैठी उसकी बहन वीडियो बना रही थी। कार अपोजिट लेन में जाती दिखाई दे रही है। सामने से एक बस आ रही है। बस के बिल्कुल सामने स्टंट किया गया और उसी दौरान अपनी लेन में चल रहे साहिल की बाइक को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भी कार नहीं रुकी और आगे खड़ी एक टैक्सी को टक्कर मार दी। टैक्सी आगे खड़ी बस में जा भिड़ी। टैक्सी ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। ये वो बाइक है साहिल की, जिनकी मौत हुई। साहिल बाइक से वहीं उसी रास्ते से गुजर रहा था और अब इस बाइक की हालत को देखिए। इस बाइक की हालत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त हुई थी। ये देखिए पिछला हिस्सा आप देखेंगे, टायर, पिछले हिस्से का टायर अलग है, पूरी तरह से पूरा पार्ट्स उसका अलग है और साथ ही ये इंजन या पेट्रोल टैंक देखेंगे, ये पूरी तरह से चिपका हुआ है। अगला हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हैंडल पूरी तरह से टूटा हुआ है। जो साइलेंसर होता है वो टूटा हुआ है। यानी पूरी तरह से ये बाइक पुर्जों में पार्ट्स में टुकड़े में बिखर गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी। टक्कर किससे लगी? टक्कर इस गाड़ी से लगी। यही वो स्कॉर्पियो, यही वो एसयूवी है जो वो अक्षत्रा सिंह चला रहा था, यूपी 57 BM 3057। ये वो स्कॉर्पियो है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल आरोपी के बेल पर भी उठ रहे हैं और आरोपी के पिता की गिरफ्तारी अब तक ना होने पर भी पुलिस वाले सवालों के घेरे में हैं। तो क्या पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? और सवाल ये भी कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर कब तक खून बहता रहेगा? मामला सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का नहीं है, बल्कि शहर शहर हिट एंड रन का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर में फिर से एक तेज रफ्तार सफेद स्कॉर्पियो की आतंक की घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस खतरनाक दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सोमवार 16 फरवरी की रात 12 बजे के आसपास जयपुर के झोटवाड़ा के पास हुआ। हादसे में दोनों स्कूटी सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये महज एक सड़क हादसा नहीं है, ये उन चमचमाती सड़कों का काला सच है, जहां हर रात रसूख और रफ्तार का खूनी मेल होता, जो किसी न किसी के घर का चिराग बुझा देता है। ये हमारे पूरे सिस्टम की लाचारी और कानून के खोखलेपन का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल ओमान में हुई बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के खलीफा खामनेई भी हुंकार भर रहे हैं और ट्रंप को जवाब देकर पूरी दुनिया को यह बता रहे हैं कि ईरान झुकने वाला नहीं है। क्या वाकई में युद्ध के हालात बन गए हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी मिडिल ईस्ट को फिर से मैदान जंग में तब्दील कर सकती है। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच खामनेई पहली बार दहाड़े हैं। उन्होंने ट्रंप के हमलों के दावों पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ईरान अमेरिका के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है। खामेनेई ने अमेरिका की पावरफुल आर्मी और युद्धपोत सभी का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप को सलाह दे डाली। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप को ईरान की तबाही का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मखौल बनाया, बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की धमकी भी दे डाली।
खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी-कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठकर खड़ी न हो सके। उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। यही नहीं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते भी रहे। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए 2 युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ट्रंप की बुलिंग नीति के खिलाफ अब खामेनेई ने हुंकार भरी है। खामेनेई की इस हुंकार के पीछे ईरान की वो घातक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद कर सकती है। खामेनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो है ईरान की कैरियर किलर तकनीक। ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिनका इस्तेमाल खामेनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं, वो हैं कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट, आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म टेक्निक। खामेनेई का संदेश साफ, ईरान अब 1980 के दशक वाला देश नहीं है। खामेनेई के तेवर कड़े हैं और दावे बड़े हैं। क्या वाकई ईरान के पास वो गुप्त हथियार हैं जो अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े गौरव को डुबो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? समंदर की इन लहरों के बीच दबा बारूद किसी भी वक्त फट सकता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की, जिन्हें आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से आजादी मिल गई। एक दिन पहले दिल्ली की हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद राजपाल यादव की आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। देखिए। बड़े पर्दे पर दर्शकों को जी भरकर हंसाने वाले राजपाल यादव को आखिरकार कुछ राहत मिल गई। चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की रिहाई हो गई। उन्हें अंतरिम जमानत पर 18 मार्च तक के लिए रिहा कर दिया गया। राजपाल यादव पिछले 12 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उन पर एक कारोबारी का उधार न लौटाने के आरोप थे। ये मामला काफी पुराना था, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी और राजपाल यादव को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। लेकिन 12 दिन बाद उन्हें आजादी मिली। रिहाई के बाद राजपाल ने कोर्ट और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही भरोसा भी दिया कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में। पूरे देश का, दुनिया का बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था। एक जो सच्चाई मेरे ऊपर मेरा इंटेंशन क्या था, वो सब चीजें, क्योंकि कोर्ट की बात माननीय हाई कोर्ट, जो भी पिछले 10 साल में माननीय हाई कोर्ट ने जहाँ जहाँ आदेश दिए हैं मैं हाजिर मिला हूँ। आगे भी जहाँ जहाँ आदेश होंगे बिल्कुल मैं हाजिर मिलूंगा। राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। असल में ये मामला 2010 का था। तब राजपाल यादव ने एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इन पैसों से उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और उनके पैसे डूब गए थे और कर्ज में ली गई रकम बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ से 9 करोड़ तक पहुंच गई। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने राजपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।